ऑस्ट्रेलिया में मौजूद ब्रिस्बेन एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 134 के इस विमान में गति बताने वाले सभी 3 उपकरण विफल हो गए हैं, जिसके कारण अलार्म की घंटियां कॉकपिट में बजने लगती हैं। पायलट यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके विमान में क्या गड़बड़ी हुई है। अब यह देखना होगा कि क्या वे प्लेन को सुरक्षित रूप से लैंड करवा पाते हैं या नहीं। यह मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 134 की भयानक कहानी है। 18 जुलाई 2018 को 215 यात्री और 14 चालक दल ऑस्ट्रेलिया में मौजूद ब्रिस्बेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मलेशिया एयरलाइंस एयरबस A330 में सवार हुए। वे मलेशिया में मौजूद कुआलालंपुर एयरपोर्ट के लिए 8 घंटे की यात्रा की तैयारी कर रहे थे। ईंधन भरने वालों ने विमान के टैंकों में 50,000 किलोग्राम जेट ईंधन भरा। सामान संभालने वालों ने विमान में सामान लोड किया। इस प्लेन के कैप्टन काफी अनुभवी थे। उन्होंने एयरबस A330 को फ्लाई करने से पहले बोइंग 737 और बोइंग 747 पर 10,000 घंटे से अधिक का समय बिताया था। वे सन 1993 से ही मलेशिया एयरलाइंस के साथ उड़ान भर रहे थे, लेकिन कैप्टन के पास एयरबस A330 को फ्लाई करने का मात्र 500 घंटे का अनुभव था। भले ही इस प्लेन के फर्स्ट ऑफिसर या जिन्हें को पायलट कहा जाता है, उनके पास कैप्टन के मुकाबले बहुत कम अनुभव था, पर उनके पास एयरबस A330 को फ्लाई करने का कैप्टन के मुकाबले 10 गुना ज्यादा अनुभव था। फर्स्ट ऑफिसर ने 2009 में मलेशिया एयरलाइंस के साथ अपना करियर शुरू किया था। यह विमान बिल्कुल अच्छे कंडीशन में था। कैप्टन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और विमान के चारों ओर घूमना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पायलटों को प्रत्येक उड़ान से पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि उनका विमान उड़ान भरने के लिए फिट है या नहीं। इस प्रोसेस के दौरान वे प्लेन के चारों तरफ घूम कर देखते हैं कि हाइड्रोलिक लाइन लीक तो नहीं कर रहा है या विमान पर कोई डेंट या डैमेज तो नहीं है। बाहर अंधेरा होने के कारण कैप्टन ने टॉर्च लेकर पूरे विमान की जांच की, पर उनकी नजर कॉकपिट के नीचे मौजूद पूरी तरह से ढके हुए पिटॉट ट्यूब्स पर नहीं गया, जो आगे चलकर इस आपदा का कारण बनेगा। इस प्लेन में कुल 3 पिटॉट ट्यूब्स थे, एक कैप्टन के लिए, एक फर्स्ट ऑफिसर के लिए और एक बैकअप के लिए। पिटॉट ट्यूब बंदूक बैरल की तरह दिखाई देती है, जिनके माध्यम से विमान की गति को मापा जाता है। यह पूरे विमान में सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। इस ट्यूब्स के ढके होने के कारण पायलटों को यह पता ही नहीं चल पाएगा कि वे कितनी तेजी से फ्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण विमान में घातक स्थिति पैदा हो जाएगी। पिटॉट ट्यूब के सही से काम नहीं करने के कारण पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों यात्रियों की मौत हुई है, और मैंने खुद इस चैनल पर फ्रांस 447 में हुए ऐसी ही घटना को कवर किया है। ब्रिस्बेन एयरपोर्ट के प्रोसीजर्स के हिसाब से जब कोई विमान एयरपोर्ट पर होता है तो ग्राउंड क्रू के द्वारा पिटॉट ट्यूबों को कवर कर दिया जाता है, क्योंकि ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर मौजूद मड वॉस्प, जो एक प्रकार की ततैया है, वो इन पिटॉट ट्यूब्स में अपना घोंसला बना लेती हैं, जिनके वजह से पिटॉट ट्यूब ब्लॉक हो जाता है और टेक ऑफ के वक्त इन कवर्स को हटा दिया जाता है। लेकिन ग्राउंड स्टाफ इन कवर्स को टेक ऑफ के समय हटाना भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल ग्राउंड स्टाफ की गलती नहीं थी। कैप्टन ने भी जब प्लेन को चारों तरफ से देखा, तब उन्होंने भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैप्टन कुछ क्षण के लिए पिटॉट ट्यूब पर अपनी टॉर्च चमकाते हैं, पर फिर भी वे इन कवर्स को नहीं देख पाते हैं। फर्स्ट ऑफिसर ने एयरक्राफ्ट रूट को फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में प्रोग्राम किया और विमान का वजन और फ्यूल वेट को चेक किया, लेकिन उन्हें इस बात जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके ठीक नीचे कितनी घातक गलती हुई है। वे इस कुआलालंपुर जाने वाले फ्लाइट के लिए पायलट फ्लाइंग के रूप में डेजिग्नेट हुए थे। विमान को चारों तरफ से घूम के देखने के बाद कैप्टन कॉकपिट में वापस लौट जाते हैं और दोनों पायलटों ने फाइनल चेक्स को पूरा किया और रात के 11:20 पर गेट से पीछे हटने की मंजूरी का अनुरोध किया। पुशबैक के दौरान विमान के साथ चलने वाले डिस्पैच कोऑर्डिनेटर ने अंतिम बार विमान का जांच किया। उसे लगा कि पिटॉट ट्यूब से कवर को रखरखाव इंजीनियर द्वारा पहले ही हटा दिया गया है, इसलिए उसने इस चीज पर फोकस नहीं किया। उसने नोज व्हील स्टीयरिंग पिन को हटाया और पायलट्स को दिखाया। इस सीसीटीवी इमेज में आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि वे पिन को हटा रहे हैं। विमान रनवे 01 की तरफ आगे बढ़ता है। 11:05 पर फर्स्ट ऑफिसर ने टेक ऑफ के लिए इंजनों को चालू किया और विमान ने गति पकड़नी शुरू कर दी। लेकिन टेक ऑफ पावर लगाने के कुछ सेकंड बाद ही समस्या का पहला संकेत सामने आ गया।
जैसे ही विमान 50 नॉट या लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंचा, तब कैप्टन ने देखा कि उनके प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले पर कोई स्पीड रीडिंग शो नहीं हो रहा है। उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर से कहा कि डिस्प्ले पर प्लेन का स्पीड शो नहीं हो रहा है पायलट्स को। अब जल्द से जल्द यह निर्णय लेना होगा कि प्लेन को रोका जाए या टेक ऑफ कर लिया जाए। पायलट अभी इस असामान्य स्थिति से निपटने की शुरुआत कर ही रहे थे कि विमान 100 नॉट या लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गया। कप्तान ने देखा कि ग्राउंड स्पीड इंडिकेटर में विमान का स्पीड 100 नॉट शो हो रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि एयर स्पीड की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, क्योंकि विमान में थिन पिटेड ट्यूब मौजूद है, जिसके कारण अगर एक सही से काम नहीं करता है तो दूसरे पर शिफ्ट हो जाएगा। उन्हें यह नहीं पता था कि तीनों की तीनों पिटेड ट्यूब कवर्ड था। वे अब रनवे के अंत के करीब थे और अब विमान को चाहकर भी रोका नहीं जा सकेगा। पायलट अपने जिंदगी का सबसे खतरनाक टेक ऑफ करने वाले थे, क्योंकि वे बिना विमान का स्पीड जाने पूरी तरह से यात्रियों से भरे हुए इस विमान को हवा में ले जाने वाले थे। फर्स्ट ऑफिसर ने साइड स्टिक को पीछे की तरफ खींचा और विमान धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही विमान में मास्टर कॉशन वार्निंग की घंटी बजने से पायलटों को पता चल गया कि विमान में कुछ बहुत गंभीर समस्या है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत होगी। ऑटो थ्रस्ट डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि विमान की स्पीड जाने बिना यह सिस्टम काम नहीं कर सकता था। फर्स्ट ऑफिसर ने विमान की गति को नियंत्रित करने के लिए थ्रस्ट लीवर को मैक्सिमम कॉन्टिन्यूअस थ्रस्ट पे स्विच कर दिया, ताकि विमान को ज्यादा से ज्यादा पावर मिल सके और विमान देर तक फ्लाई करता रहे। इस समय विमान का स्टाल पोजीशन में जाने का सबसे ज्यादा चांस था। स्टाल तब होता है जब एक विमान इतनी तेजी से नहीं उड़ता कि वह खुद को हवा में रख सके। यदि फर्स्ट ऑफिसर ने विमान को बहुत धीमा कर दिया तो विमान काफी तेजी से नीचे गिरने लगेगा। हालांकि इस पॉइंट पर पायलटों ने एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को अंजाम देने का मौका गवा दिया। उन्होंने पहचान लिया था कि उनके स्पीड इंडिकेटर काम नहीं कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अनरिलायबल स्पीड प्रोसीजर को अंजाम नहीं दिया। इस प्रक्रिया के हिसाब से पायलटों को इंजनों को उनकी अधिकतम सेटिंग पर रखना चाहिए था, जिसे टोगा थ्रस्ट कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म टेक ऑफ एंड गो अराउंड होता है। इसके साथ साथ विमान का नोज 15 डिग्री ऊपर रखना चाहिए था, जिसके कारण विमान स्टाल पोजीशन में नहीं जाता। फर्स्ट ऑफिसर ने अपना ध्यान समस्या निवारण पर लगाया। फर्स्ट ऑफिसर कुछ संकेत प्राप्त करना चाहते थे, ताकि यह पता चल सके कि विमान कितनी तेजी से फ्लाई कर रहा है। उन्होंने फिर कप्तान से एयर डाटा रेफरेंस स्विच को 3 पर करने के लिए कहा, जिससे यह पिटॉट ट्यूब से मिलने वाला डाटा अब दूसरे पिटॉट ट्यूब से मिलने लगेगा। पर उन्हें यह नहीं पता था कि तीनों की तीनों ही पिटॉट ट्यूब ब्लॉक्ड हो चुका था। कुछ समय बाद विमान ऑल्टरनेट लॉ 1 में स्विच हो जाता है, जिसके कारण विमान में मौजूद ऑटो पायलट मोड और ऑटो थ्रॉटल सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब पायलटों को विमान मैन्युअली कंट्रोल करना होगा। अब विमान में सवार 215 लोगों की जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि पायलट अगले कुछ मिनट्स में क्या करते हैं। इस समय तक एयर ट्रैफिक कंट्रोल उनकी गंभीर स्थिति से अनजान था। पायलटों को सिखाया जाता है कि विमान में आपात स्थिति आने पर सबसे पहले प्लेन को कंट्रोल करने पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद विमान को नेविगेट करने पर, और सबसे आखिरी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क बनाने के लिए कहा जाता है, जिसे एक साथ एविएट, नेविगेट और कम्युनिकेट कहा जाता है। कंट्रोलर ने पायलटों को डिपार्चर फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करने के लिए कहा। Malaysian 134, contact departures. Malaysian 134, frequency please 118.45, Malaysian 134. 118.45 Malaysian 134। लेकिन कैप्टन अपने रेडियो को नई फ्रीक्वेंसी पर स्विच करना भूल जाते हैं। कुछ समय बाद फर्स्ट ऑफिसर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एक पैन सिग्नल की घोषणा की, जो आपातकाल की घोषणा से एक कदम पहले किया जाता है। Pan, Malaysian 134, we have unreliable airspeed and request to maintain runway track and request to climb to 6,000 feet initially। पायलट एक एक करके इन दिक्कतों का सिस्टमैटिक तरीके से सामना कर रहे थे। इस बीच फर्स्ट ऑफिसर ने डिपार्चर कंट्रोल से कांटेक्ट किया और विमान की स्थिति के बारे में बताया। And request to maintain runway track and request to climb to 10,000 Malaysian 134, Brisbane approach, copy pan. Climb to 10,000
Maintain heading when able, advise intention. Will comply. Malaysian 134. पायलटों ने विमान को अपने करंट हेडिंग पर 10,000 फीट तक चढ़ाना जारी रखा। इससे उन्हें अपनी समस्याओं का निवारण करने का अतिरिक्त समय मिलेगा, लेकिन बिना किसी स्पीड इंडिकेशन के मैन्युअली विमान उड़ाना एक बहुत ही कठिन कार्य है। फर्स्ट ऑफिसर का पूरा ध्यान विमान को सुरक्षित रूप से फ्लाई करने में लगा हुआ था। रात का समय होने के कारण वे विंडो के बाहर अपनी स्पीड या होराइजन के सापेक्ष में अपनी स्थिति निर्धारित करने के लिए विंडो से बाहर नहीं देख सकते थे। फर्स्ट ऑफिसर को अपने सामने मौजूद उपकरणों पर पूरी तरह से निर्भर रहना होगा। कॉकपिट में तनाव बहुत ज्यादा था। कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर के कार्यभार को हल्का करने के लिए उत्सुक थे ताकि मिलकर वे इस समस्या का निवारण कर सकें। कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर से पूछा कि क्या वे ऑटो पायलट मोड को चालू कर सकते हैं या नहीं, ताकि वे समस्या को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। लेकिन फर्स्ट ऑफिसर ने उन्हें बताया कि एयर स्पीड के इंडिकेशन के बिना ऑटो पायलट मोड काम नहीं करता है, जिसके कारण उन्हें खुद ही विमान को मैन्युअली कंट्रोल करते हुए ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर लैंड कराना होगा। मलेशिया एयरलाइंस के प्रोसीजर्स के हिसाब से इमरजेंसी सिचुएशन में कैप्टन को विमान फ्लाई करना होगा, न कि फर्स्ट ऑफिसर को। लेकिन कैप्टन ने इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि फर्स्ट ऑफिसर के पास एयरबस A330 को फ्लाई करने का एक्सपीरियंस उनके मुकाबले ज्यादा है। कैप्टन ने सिचुएशन को मैनेज और फ्लाइट के बारे में निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित किया। फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन दोनों अपनी अपनी क्षमता के अनुसार काम कर रहे थे। अंततः कुछ समय बाद चालक दल विमान को स्थिर करने में कामयाब रहे। उनका विमान नियंत्रण में था और वे व्यवस्थित रूप से समस्याओं का निवारण कर रहे थे। उन्होंने एविएट करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उन्हें हवाई यातायात नियंत्रण के साथ कांटेक्ट बनाते हुए सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे पर वापस जाना होगा। जैसे ही विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, फर्स्ट ऑफिसर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पूछा कि क्या वे 15,000 फीट तक क्लाइंब कर सकते हैं या नहीं। Malaysian 134. Can we climb to level 150? Malaysian 134. Climb to level 150. 150 Malaysian 134. इस स्थिति में विमान और जमीन के बीच अधिक दूरी रखना कभी भी बुरा विचार नहीं होता है। कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को विमान को सुरक्षित मापदंडों के भीतर रखने के लिए आवश्यक पिच और पावर सेटिंग्स का रिक्वेस्ट किया, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से इस प्रक्रिया को रोकने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें विमान को उड़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पायलट और फर्स्ट ऑफिसर के बीच कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है। Malaysian 134. When you are able to advise, I have some questions. Malaysian 134 stand by, sir. We will call you back. फर्स्ट ऑफिसर ने विमान को 11,000 फीट पर स्थिर कर दिया। चालक दल जितना अधिक समय हवा में बिताएंगे, उतना ही ज्यादा गलती करने का चांस होगा, जिसके कारण उनका विमान बर्बाद भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफिसर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से उन्हें वापस हवाई अड्डे की ओर निर्देशित करने के लिए कहा। Can we radar vectors towards Brisbane, Malaysian 134? Okay, Malaysian 134. Turn right, heading 160. Heading 160 Malaysian 134. चालक दल ने अनरिलायबल एयर स्पीड प्रोसीजर को फॉलो करना जारी रखा। यदि तीनों में से कोई भी पिटॉट ट्यूब काम करता तो वे आसानी से हवाई अड्डे पर लौट जाते, पर पिटॉट ट्यूब के ब्लॉक्ड हो जाने के कारण उन्हें अब चार्टों पर निर्भर रहना होगा जो एयरबस ने पिच और पावर सेटिंग्स के लिए प्रदान किया था। अगर वे इन सेटिंग्स के हिसाब से विमान को फ्लाई करते हैं, तब विमान सुरक्षित ऊंचाई और स्पीड पर बना रहेगा। पायलट तीनों एयर डेटा कंप्यूटरों को बंद कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें अब एयर स्पीड और ऊंचाई से रिलेटेड डाटा नहीं मिल पाएगा। एयर डेटा कंप्यूटरों को बंद करना एक अपरिवर्तनीय कार्रवाई है। यदि पायलट ऐसा करते हैं तो वे दोबारा इसे चालू नहीं कर पाएंगे। कुछ समय बाद पायलटों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। For Malaysian 134 block level 100 through 120. Malaysian 134. Cleared in the block 10,000 to flight level 120. 10,000 to level 120 Malaysian 134. एयर डेटा कंप्यूटर्स को बंद करने से एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि तुरंत प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले पर एक नया ग्राफिक डिस्प्ले होने लगा, जिसे बस या बैकअप स्पीड सिस्टम के रूप में जाना जाता है। मलेशिया एयरलाइंस ने एयरबस को स्पेशली इस फीचर को लगाने के लिए कहा था, जिसके लिए मलेशिया एयरलाइंस ने एयरबस को 2.5 करोड़ रुपीस दिया था। इस सिस्टम से ये एग्जैक्टली तो नहीं पता चल सकता था कि विमान का स्पीड कितना है, बट ये सिस्टम उन्हें केवल मोटे तौर पर यह बताने में सक्षम था कि क्या वे बहुत तेज या बहुत धीमी गति से उड़ रहे हैं या नहीं। इस ग्रीन जोन के भीतर रहने पर वे सुरक्षित रहेंगे। इस सिस्टम के कारण चालक दल का कार्यभार काफी कम हो गया।
अब तक वे ये निर्धारित करने के लिए प्रदर्शन चार्ट का उपयोग कर रहे थे कि इंजन किस सेटिंग पर होना चाहिए और उनका पिच क्या होना चाहिए, लेकिन अब उनके पास एयर स्पीड का रियल टाइम डाटा मौजूद था कि वे विमान को सुरक्षित गति से उड़ा रहे हैं या नहीं। ये सुनिश्चित करने के लिए विमान सच में सही स्पीड पर फ्लाई कर रहा है या नहीं, उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पूछा कि उनके रडार पर स्पीड कितना डिस्प्ले हो रहा है। What's our speed on your radar, sir? Malaysian 134, still 210 knots. Thank you, sir. हालांकि ये डेटा एयर स्पीड से बिल्कुल मेल नहीं खाएगी, पर इससे उन्हें इसका एक मोटा अंदाजा मिल जाएगा और बैकअप स्पीड सिस्टम पर डिस्प्ले होने वाले स्पीड को क्रॉस चेक करने में मदद मिलेगी। सभी तीनों एयर डाटा कंप्यूटर्स को बंद कर देने से विमान अब एक साधारण सी उड़ान मशीन में बदल गया, लेकिन इन कंप्यूटर्स को बंद करने के कारण विमान में मौजूद कुछ महत्वपूर्ण सिस्टम्स भी बंद हो गए, जैसे कि स्पॉयलर्स, जो विमान को लैंडिंग के दौरान धीमा करने के लिए उपयोग किया जाता है, वे भी अब काम नहीं कर रहे थे। इसका मतलब यह था कि टचडाउन के बाद विमान सामान्य से कहीं अधिक रुकने के लिए रनवे का उपयोग करेगा। ईंधन के भारी भार के साथ विमान अपने अधिकतम लैंडिंग वजन से 24,000 किलोग्राम ऊपर उतरेगा। इसका मतलब है कि पायलटों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे धीरे धीरे नीचे उतरें। पायलट कुछ ईंधन समुद्र में डंप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि इस फ्यूल को डंप करने के बजाय तुरंत ही लैंडिंग करना ज्यादा सुरक्षित होगा। फर्स्ट ऑफिसर ने केबिन क्रू मैनेजर को अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दी और कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। And departure, Malaysian 134. We might need a tug after landing. And yeah, we need a tug after landing due to nose wheel steering loss. Malaysian 134, that's copied. We will arrange that. And do you have indication of how long before you return to the aerodrome? Malaysian 134, we can accept a lower altitude first before we stabilize. And then we will be ready for the approach. Malaysian 134, that's understood. It's if you can accept, I'll put you back on vectors back towards the aerodrome. I can offer you runway 19 if you require. We will stick with runway 01, sir, because we have planned for 01 and we accept radar vector and requesting further descent. Malaysian 134. Malaysian 134. Roger, descend to 5,000 and turn right, heading 210. Descend 5,000, heading 210. Malaysian 134. पायलट 7,000 फीट तक नीचे उतरने लगे। वे दूर से ही रनवे के साथ अलाइन होना चाहते थे ताकि उन्हें लैंडिंग के लिए ज्यादा दूरी मिल सके, क्योंकि स्पॉयलर्स काम नहीं कर रहा था। वे अंतिम अप्रोच के दौरान किसी नए समस्या का सामना नहीं करना चाहते थे। वे जानते थे कि बंद विंग स्पॉयलर के अलावा लैंडिंग पर उन्हें बंद हुए लैंडिंग गियर का भी सामना करना होगा। लैंडिंग गियर एयर डाटा कंप्यूटर को बंद करने के साथ ही बंद हो गया था, जिसका मतलब यह था कि जब विमान रनवे पर रुकेगा तब पायलट उसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और गेट पर वापस नहीं लौट पाएंगे। इसलिए पायलटों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि उन्हें लैंडिंग के तुरंत बाद वापस गेट तक जाने के लिए एक टग की आवश्यकता होगी। चालक दल ने 5,000 फीट तक नीचे उतरना जारी रखा और रनवे के लगभग पैरेलल साउथ वेस्ट की ओर मुड़ना शुरू कर दिया। यह एक स्पष्ट रात थी और वे हवाई अड्डे को देख सकते थे। सभी यात्रियों को अब पता चल चुका था कि विमान में कुछ गड़बड़ी है और वे वापस ब्रिस्बेन लौट रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी स्थिति कितनी गंभीर है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ग्राउंड स्पीड के बारे में चालक दल को लगातार खबर कर रहे थे। चालक दल ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ अपनी अप्रोच की योजना बनाना शुरू कर दिया। Malaysian 134, I can clear you and or put you on a vector for an intercept towards Glen. If you want, it would be a very sharp intercept. At Glen, if I gave you direct. We would like appreciate a long final, stabilized properly, maybe in 20 mile to intercept, before we come in for a descent on the glide slope. Roger, copied. Right heading 220 Malaysian 134. लैंडिंग अप्रोच की योजना बनाने के बाद पायलटों ने चर्चा करना शुरू कर दिया कि वे क्या करेंगे अगर लैंडिंग सफल नहीं हो पाता है। पायलटों को इस प्रक्रिया की योजना बेहद सावधानी से बनानी होगी, क्योंकि उनके जीपीएस ने उन्हें जो बताया था वे उसी पर आधारित थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीपीएस का डाटा उतना एक्यूरेट नहीं होता है। पायलटों ने 4,000 फीट की दूरी पर फैसला किया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से यह पुष्टि करना सबसे अच्छा होगा कि उनकी ऊंचाई इस समय क्या है, ताकि वे आराम से लैंडिंग कर सके। Could you just do altitude verification? Are we maintaining 4,000 now? I still have no mode. Charlie, I will try my primary radar standby.
आमतौर पर कंट्रोलर यह बताने में सक्षम होते हैं कि विमान किस ऊंचाई पर है, क्योंकि विमान स्वयं अपने ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से यह जानकारी जमीन पर भेजता है। लेकिन क्योंकि फ्लाइट 134 के नॉर्मल सिस्टम काम नहीं कर रहे थे, इसलिए यह विमान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एल्टीट्यूड के बारे में कोई डाटा नहीं भेज रहा था। पायलट अब बस यह आशा कर सकते थे कि उनके उपकरणों में जो ऊंचाई डिस्प्ले हो रहा है वो सही हो। Malaysian 134. I have no mode, Charlie. Primary radar only gives you the location, so unable to advise. Okay, and just to confirm, we have cleared altitude 5,000. Malaysian 134. You can go to any level 4,000 or above. Roger. We are now maintaining 4,000 according to our instruments. On GPS altitude. Malaysian 134. That's understood for your planning. I will keep you at 4,000 until approximately 16 miles to run on the localized reference terrain. Roger, Malaysian 134. Thank you, sir. एयर ट्रैफिक कंट्रोल से वेक्टर प्राप्त करने के बाद पायलटों ने विमान को रनवे के साथ अलाइन किया। वे अभी हवाई अड्डे से लगभग 40 किलोमीटर दूर थे और सौभाग्य से विजिबिलिटी इतनी अच्छी थी कि वे हवाई अड्डे को दूर से ही देख सकते थे। Malaysian 134. Now we are established on the localizer. Runway is fully visible. In Malaysian 134. Thank you. फर्स्ट ऑफिसर ने विमान को रनवे की ओर उतारना शुरू कर दिया क्योंकि एयरपोर्ट करीब आ चुका था। कैप्टन ने सावधानी पूर्वक फ्लाइट पाथ की निगरानी की। कुछ समय बाद पायलटों ने ग्रेविटी गियर एक्सटेंशन लीवर का उपयोग करके लैंडिंग गियर को आगे बढ़ाया। अभी तक सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था। वे अब कुछ मिनट बाद लैंडिंग करने वाले थे। फर्स्ट ऑफिसर का पूरा ध्यान विमान की गति को प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले पर मौजूद हरे रंग की सीमा के भीतर रखने पर था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह उनके करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण लैंडिंग होगी, क्योंकि उनके विमान का वजन अधिक था और उन्हें एयर स्पीड के बारे में भी कुछ नहीं पता था। इसके अलावा न तो ग्राउंड स्पॉइलर और न ही नोजब्लीड स्टीयरिंग काम कर रहा था। जब वे रनवे के करीब पहुंचे तब सुरक्षा का एक अतिरिक्त मार्जिन प्रदान करने के लिए फर्स्ट ऑफिसर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कहा कि अगर विमान की गति बहुत कम हो जाती है तब वे उन्हें सतर्क कर देंगे। Is it possible on your radar for you to give us ground speed indication? We will appreciate if you could let us know if the speed drops below 130 knots. Malaysian 134. That's understood. Ground speed 160 knots. I will let you know if it drops below 130 knots. जब विमान रनवे से लगभग 8 किलोमीटर दूर था तब कंट्रोलर ने लैंड करने के लिए क्लियर कर दिया। Malaysian 134 wind on the ground is calm. Runway 01 cleared to land. Roger, clear to land 01. Malaysian 134. पायलटों ने इस बिंदु तक वह सब कुछ कर लिया था जो वे सोच सकते थे। अब उन्हें बस इस विमान को रनवे के अंत से पहले उतारना और रोकना है। विमान रात 12:30 पर ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। फर्स्ट ऑफिसर ने मैक्सिमम ब्रेकिंग और रिवर्स थ्रस्ट लगाया। कुछ समय बाद आखिरकार विमान रुक गया। सभी के सभी 215 यात्री और 14 चालक दल के सदस्य सुरक्षित थे। कैप्टन ने ग्राउंड इंजीनियर को बुलाया जो फ्लाइट में यात्री के तौर पर बैठा था। उन्होंने उससे कॉकपिट में हुए उन समस्याओं के बारे में बताया जिनका उन्हें सामना करना पड़ा था। इंजीनियर को यह समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि विमान में क्या हुआ था। उसने कॉकपिट की खिड़की खोली और बाहर की ओर झुका और देखा कि पिटोट ट्यूब पूरी तरह से कवर थे। इस हादसे के बाद ऑस्ट्रेलियाई परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने एक जांच शुरू की जो लगभग 4 साल तक चली, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के उद्देश्य से कई रिकमेंडेशन की। उन्होंने मलेशिया एयरलाइंस को रिकमेंड किया कि ग्राउंड इंजीनियर को पिटोट ट्यूब पर कवर लगाने के बाद टेक लॉग में एंट्री करना होगा। टेक लॉग प्रत्येक फ्लाइट से पहले कैप्टन द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, जिससे यह संभावना कम हो जाती है कि ग्राउंड क्रू और पायलट दोनों इस महत्वपूर्ण हिस्से को मिस कर दे। उन्होंने यह भी रेकमेंड किया कि जब अनरिलायबल एयर स्पीड का सिचुएशन विमान में आता है तब पायलटों को दोनों वार्निंग के साथ साथ विजुअली भी वार्निंग डिस्प्ले हो, जिससे पायलटों को यह पहचानना आसान हो जाएगा कि विमान में कोई गंभीर समस्या है या नहीं। घटना के बाद मलेशिया एयरलाइंस ने सभी फ्लाइट क्रू के लिए उड़ान सुरक्षा बुलेटिन जारी किया, जिसमें उन्हें पायलटों को विमान को अच्छे तरीके से जांच करने के लिए कहा गया, खास करके पिटोट ट्यूब्स को, और इसके साथ साथ अधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई ताकि ऐसी घटना भविष्य में ना हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो यहाँ एक और वीडियो है जिसे देखें और जाने की पायलट ने क्यों जानबूझकर प्लेन के नीचे मौजूद दोनों आउटफ्लो वाल्व को खोल दिया, जिसके कारण विमान में सवार सभी यात्री एक एक करके मरने लगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।